हेलो मित्रों, कैसे सब लोग। तो मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश और वंस अगेन मोस्ट वेलकम है अपना आरएस अड्डा। ओके, तो मित्रों डिस्कशन चल रहा है संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इसको अपन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सीईटी एग्ज़ाम तक थोड़ी सी मैं रफ्तार कम रखूंगा क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अभी सीईटी में बिजी हैं। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हेलो लाइक का बटन जरूर दबाओ और जितने हो सके कमेंट करो क्योंकि उससे चैनल जो है वो आगे बढ़ता है। समझा करो चीज़ को। तो मित्रों, संविधान सभा के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे और लास्ट टाइम मैंने आपको पूरी सीक्वेंस बताई थी कि ये हुआ। अब उसमें अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूँ, सबसे पहले संविधान सभा का दर्शन किसने दिया था भाई, बताओ रे। वेरी गुड, बाल गंगाधर तिलक ने। सही है, हाँ बिल्कुल। स्वराज्य प्रस्ताव में सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी कौन सी थी भाई, बताओ। स्वराज्यवादी पार्टी 1934। कांग्रेस ने कब घोषणा की भाई, 1936 फेजपुर अधिवेशन। महात्मा गांधी ने कब कहा था, 1922 में। तो ये पिछली क्लास का रिवीजन था। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, लास्ट में हमने देखा था कि 1942 में अंग्रेज सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन भेजा गया और इस क्रिप्स मिशन को, क्या क्रिप्स मिशन में संविधान सभा की बात कही गई थी? हाँ बिल्कुल कही गई थी। और कैसी संविधान सभा भाई, मैंने बताया था पहली बार ब्रिटिश सरकार ने ये स्वीकार किया था कि हम एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन करेंगे भारतीयों के लिए, संविधान बनाने के लिए। लेकिन ना तो कांग्रेस खुश थी और ना ही मुस्लिम लीग। आखिर ऐसा क्या था, ये हमने डिस्कस कर लिया था। हम इसलिए खुश नहीं थे, कांग्रेस इसलिए खुश नहीं थी क्योंकि पहली बात तो इसमें बात कही गई थी डोमिनियन स्टेटस। पूरी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी भारत वालों, थोड़ी सी ऑटोनॉमी मिल जाएगी। तो हमने कहा था कि हम तो 1929 से ये स्वीकार कर चुके हैं कि हमें तो पूर्ण स्वराज्य चाहिए, तो हम डोमिनियन स्टेटस का क्या आचार डालें। ये काम करो, भूंगली बना के घर ले जाओ। हमने मना कर दिया। और महात्मा गांधी ने कहा कि, और दूसरा अंग्रेज सरकार क्या चाहती थी कि ये जो भी प्रोविज़न है संविधान सभा से रिलेटेड, ये सब कुछ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मिलने हैं। लेकिन हमें तो भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरा हो जाएगा, उसके बाद अंग्रेज सरकार करेगी कि नहीं करेगी, क्या भरोसा भाई इसका। तो महात्मा गांधी ने कहा भाई ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब ये कि डेट तो निकल चुकी है, अब डेट निकलने के बाद आपको चेक मिला है और वो चेक काम का नहीं है, तो पोस्ट डेटेड चेक हैं। इन दो कारणों से कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दी। बढ़िया। मुस्लिम लीग भला क्रिप्स मिशन को क्यों नहीं मान रही थी? इसलिए क्योंकि मुस्लिम लीग का फंडा साफ था कि उन्हें चाहिए था भारत का विभाजन, कि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान। लेकिन क्रिप्स मिशन ने कहा भाई हम तो ऐसा नहीं करेंगे। तो अगर ठीक है अचार डाल दो, हम क्रिप्स मिशन को मानेंगे ही नहीं। अल्टीमेटली क्रिप्स मिशन संविधान सभा की समस्या का समाधान नहीं कर पाया। तो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब इस दौरान क्या होता है, देखो, जैसे ही क्रिप्स मिशन फेल होता है उसके बाद में 42 में भारत में एक महान आंदोलन शुरू हो गया। कौन सा आंदोलन था रे भाई, याद करो, भारत छोड़ो आंदोलन। जैसे राहुल गांधी जब भी कह रहे हैं भारत जोड़ो आंदोलन, तो उस समय था भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। अब आंदोलन खत्म हो चुका था, सब कुछ ठीक चल रहा था। 1945 में उस समय हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल ने कहा अरे आओ रे मगतो, लड़ क्यों रहे हो, कुछ बैठ के मिल के बात कर लेते हैं यार, ठीक रहेगा। तो 1945 में वेवेल ने कांग्रेस को भी बोला, मुस्लिम लीग को भी बोला, और भी छोटी मोटी जो पार्टियां थी उन सबको बुलाया कि आ जाओ भाई शिमला चलते हैं, शिमला में आपको बढ़िया ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद दिलाते हैं। तो शिमला में सम्मेलन बुलाया वेवेल ने और उस समय भी संविधान सभा पर चर्चा हुई। लेकिन ये वेवेल योजना भी फेल हो गई। क्योंकि वेवेल योजना इसलिए फेल हो गई, मुस्लिम लीग ये कह रही थी, मुस्लिम लीग ने कहा भाई मुस्लिमों का जो प्रतिनिधित्व है वो केवल और केवल मुस्लिम लीग ही करेगी,
कांग्रेस किसी भी मुस्लिम सदस्य को अपना कैंडिडेट नहीं उतार सकती। तो इसको लेकर के तनातनी हुई थी, वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, हमें उसमें नहीं जाना है। कुल मिला के संविधान सभा की स्थापना को लेकर क्रिप्स मिशन भी फेल हुआ, वेवेल योजना भी फेल हुई। वेवेल योजना में मेन क्या था? मुस्लिम लीग की हट धर्मिता। उन्हें सिर्फ यही था कि कांग्रेस की तरफ से कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा जाए, मुस्लिम कैंडिडेट केवल मुस्लिम लीग ही उतारेगी। तो इसको लेकर विवादित रहा। अब क्या होता मित्रों, ब्रिटेन के अंदर चुनाव हुए। देखिए, जैसे भारत में बीजेपी और कांग्रेस कैसे हैं, अपने यहाँ बीजेपी कांग्रेस है, उसी प्रकार वहां पर भी दो पार्टियां हैं ब्रिटेन में। कौन कौन सी? एक पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, बिल्कुल, और दूसरी पार्टी है आपकी लेबर पार्टी। तो कंजर्वेटिव और लेबर, इन दोनों में हमेशा घमासान चलता रहता है। जब हम आज़ाद हुए 1947 के आसपास, जैसे ही कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार गई, लेबर पार्टी का एक अच्छा बंदा जिसका नाम था क्लेमेंट एटली, यानी एटली की सरकार, क्लेमेंट एटली न्यू प्राइम मिनिस्टर बने ब्रिटेन के। और उन्होंने कहा भी भारत की समस्या यार बार बार क्या है इसमें पंगा, इस समस्या का हम समाधान करते हैं। तो इस समस्या के समाधान के लिए मित्रों, लेबर पार्टी की सरकार ने आखिरकार भारत में क्या भेजा? कैबिनेट मिशन। इसको आप यूं मतलब टकाटक बोले तो क्या बोले, एकदम गोद लीजिए। कैबिनेट मिशन किस पार्टी की सरकार ने भेजा था? हेलो, भेजा था क्लेमेंट एटली की लेबर सरकार ने, बिल्कुल। इस मिशन का दूसरा नाम क्या है? कैबिनेट मिशन का ही दूसरा नाम है मंत्रिमंडलीय मिशन। तो यूपीएससी में एक बार पूछ लिया कि मंत्रिमंडलीय मिशन कब आया था। अब कैबिनेट से तो सबको याद रहता है, पर जब मंत्रिमंडलीय पूछ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 1946 में, ध्यान रखना, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, मार्च अप्रैल के आसपास में। यहां से शानदार वाले क्वेश्चन कि कैबिनेट मिशन में आखिर था कौन? लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। लाख आप शॉर्टकट में जैसे भी याद रखें, LAK, पैथिक लॉरेंस, AV अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये तीन व्यक्ति थे किसमें? आपके कैबिनेट मिशन में। तो कैबिनेट मिशन, अब यहां से सवाल बनता है कि भारत की संविधान सभा आखिरकार किस मिशन की देन है, या अंग्रेजों द्वारा भेजा गया वो कौन सा मिशन था जो हमारी संविधान सभा के निर्माण का आधार बना? तो वो यही है मित्रों, कैबिनेट मिशन। कम ऑन, रिकॉल करो, कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946 ये आया और इसमें तीन बंदे थे। LAK, कौन? L बोले तो लॉरेंस, कौन सा लॉरेंस? पैथिक लॉरेंस, AV अलेक्जेंडर एंड देन आपका सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। इन तीनों के जो पद थे वो भी याद रखने। उस समय हमारे जो भारत सचिव थे, इंडियन सेक्रेटरी, वो थे मित्रों पैथिक लॉरेंस। इसीलिए पैथिक लॉरेंस को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। पैथिक लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया गया था। देखिए कैसे याद रखेंगे, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। पैथिक में P आ रहा है ना, और प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष, उसमें भी P आता है। तो पैथिक से P, पैथिक से प्रेसिडेंट, P से पैथिक, P से प्रेसिडेंट। तो याद रह जाएगा कि पैथिक लॉरेंस इस मिशन का अध्यक्ष था। बहुत बढ़िया। AV अलेक्जेंडर उस समय ब्रिटेन में नौसेना मंत्री थे। नौसेना मतलब नेवी के ऑफिसर थे। इन्हें भी इस मिशन का सदस्य बनाया गया। और कॉमर्स एंड ट्रेड बोर्ड के जो अध्यक्ष थे वो थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। इन तीनों को भारत भेजा गया कि जाओ रे तीनों, कमाल करके आओ, कमाल दिखाओ, कमाल। तो ये तीनों आते हैं अलग अलग डेलीगेशन से मिलते हैं। अब आगे बातें क्या होती है उस पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट नोट ये है कि कैबिनेट मिशन जब भेजा गया था तो ब्रिटेन में सरकार किसकी थी? लेबर पार्टी की, एटली सरकार। भारत में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेवेल, क्योंकि माउंट बैटन तो अब आएंगे। तो यहाँ तक आपको याद हुआ क्या? बोलो ठोको ताली ठोको। याद हो गया? तीनों नाम आपको याद होने चाहिए।
बोलो एक बार, गुनगुनाओ। पैथिक लॉरेंस, देन एवी अलेक्जेंडर, देन सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। बिल्कुल बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब ये मिशन जैसे ही आया, ऑब्वियस सी बात है, इनको पता ही नहीं है कि भाई समस्या क्या है, तो इधर उधर पूछा कांग्रेस वालों से, लीग वालों से, भी प्रॉब्लम कहाँ है। तो उन्होंने कहा भाई हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं। तो ये काम करो, तुम वापस शिमला आ जाओ यार, शिमला आ जाओ। तो इन सबको बेड़ा करके वहाँ शिमला में पटका, और शिमला में 5 मई से लेकर 11 मई तक कंटिन्यू जो है वो आपस में मिर्ची बड़े कोफ्ते ठोके, दबा दबा के। लेकिन आखिरकार नतीजा क्या निकला? कोई नतीजा नहीं। इस मिशन ने पूरा प्रयास किया, लेकिन फिर भी ये जितनी भी मीटिंगें थी वो बेनतीजा रही। 5 से 11 मई 1946 मुस्लिम लीग तो अड़ गई कि हमें तो पाकिस्तान चाहिए, मतलब चाहिए, किसी भी सूरत में पाकिस्तान चाहिए। इन्होंने कहा पाकिस्तान का तो प्रावधान है नहीं, हमें तो क्लीमेंट एटली ने बोला नहीं है कि भारत के टुकड़े किए जाएंगे, इसलिए पाकिस्तान की मांग तो मानेंगे नहीं। मुस्लिम लीग नाराज। लेकिन कांग्रेस जो थी वो सहमत थी काफ़ी कुछ, क्योंकि कांग्रेस के अकॉर्डिंग मामला था कैबिनेट मिशन का। तो मित्रों, कैबिनेट मिशन, अब आपसे पूछें क्या कैबिनेट मिशन से मुस्लिम लीग सहमत हुई, तो आप कहेंगे सर पहले सहमत नहीं थी, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया इसका कि हम आपको नहीं मानते हैं। तो कैबिनेट मिशन के जो पैथिक लॉरेंस साहब थे, उन्होंने भी कह दिया भाई तुम्हारी भी ऐसी की तैसी, आओ तो वेलकम, जाओ तो वेलकम, हमें तो हम अपने प्रस्ताव जारी करेंगे। तो मुस्लिम लीग की नाराजगी के बावजूद 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रपोजल्स रख दिए, ये लो साहब भारत का नक्शा ऐसा होगा। और कैबिनेट मिशन ही संविधान सभा के निर्माण में एक माइलस्टोन बना मित्रों। माइलस्टोन समझते हैं, नींव का पत्थर। इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। इस मिशन के आधार पर कैबिनेट या मंत्रिमंडलीय मिशन। यहाँ तक समझ में आया? पक्की बात, खाओ मारी होगन, बराबर, बढ़िया, आगे बढ़ो। तो अब जब ये मिशन आ गया मित्रों, थोड़ा अभी अपन डिटेल में देखेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग बड़ी नाराज़ है कि यार हमारी बात तो सुनी नहीं जा रही है, केवल कांग्रेस को ही तवज्जो दिया जा रहा है। और इवन दैट कैबिनेट मिशन ने तो कह दिया कि इस प्लान के तहत जुलाई 1946 में हम इलेक्शन करवाएंगे संविधान सभा के सदस्यों के पूरे देश में। तुम अगर शरीक हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बैठे रहो। तो जुलाई 1946 में जब हम आगे पढ़ेंगे, इलेक्शंस होंगे संविधान सभा के सदस्यों के, और उसमें कांग्रेस ज़बरदस्त जीत हासिल करती है। 296 सीटों में से मित्रों कांग्रेस को 208 सीटें मिल गई, और मुस्लिम लीग के जगन लग गई, सब बौखला गई है। तो कि ऐसा कैसे हो गया? तो मुस्लिम लीग ने देखा भाई अब सीधी उंगली तो घी नहीं निकलेगा, ऐसे ही मांग मांग के तो पाकिस्तान नहीं मिलना है, पाकिस्तान हमें छीनना पड़ेगा साहब, छीनना पड़ेगा। इधर इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के बाद में वायसराय, तत्कालीन वायसराय जो अपने वेवेल साहब थे, उन्होंने तो जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित कर दिया कि आओ भाई 12 अगस्त 1946 को, कि आओ हम तो तुम्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे, उपाध्यक्ष बनाएंगे हम काउंसिल का, और देश का शासन तुम्हें संभालना है नेहरू जी। और मुस्लिम लीग परेशान कि नेहरू जी जब अब हेड बन जाएंगे तो फिर हमारा तो कोई बोलबाला ही नहीं है। तो मतलब हुआ क्या, इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस के बाद में कांग्रेस को ज़बरदस्त वोटिंग मिलेगी। मुस्लिम लीग जो है वो तड़प रही है, मुस्लिम लीग को वेटेज दिया नहीं जा रहा है। इवन दैट लॉर्ड वेवेल तो जवाहरलाल नेहरू को बुला लेंगे, 12 अगस्त 1946 को आमंत्रित कर दिया कि तुम सरकार बनाओ। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि अब तो भाई साहब दंगे करवाने पड़ेंगे, सांप्रदायिक दंगे। तो मुस्लिम लीग फाइनली 16 अगस्त 1946 को भयंकर सांप्रदायिक दंगे भड़काती हैं। उसमें कई हिंदू दल भी थे, अकेले मुस्लिम लीग जिम्मेदार नहीं थी। तो भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए। 16 अगस्त 1946 के दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन कई दफ़े RS प्री में पूछा है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब हुआ था, किसने किया था?
प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, अब तुम मारो और पीटो और पाकिस्तान लड़के लो। 16 अगस्त भी याद रह जाएगा क्या? 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, उससे जस्ट 1 साल और 1 दिन पहले की नहीं है, उससे जस्ट आप समझ लीजिए 1 साल पहले की लमसम बात है, 364 दिन पहले की बात है। तो 16 अगस्त 46 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है। पिछली बार प्री का जो पेपर था उसमें सीक्वेंस वाइज पूछे थे कि इन 4 घटनाओं को क्रमबद्ध करो, तो उसमें एक ये भी था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या हमारी आज़ादी से पहले की घटना है? बिल्कुल 46 की घटना, ना कि 47 की, बिल्कुल। और मौलाना अब्दुल कलाम साहब, क्योंकि ये भी मुस्लिम थे लेकिन कांग्रेस से थे, इन्हें बड़ा दुख हुआ कि यार ये तो भारतीय इतिहास का एक काला दिन है, बहुत ही ज़्यादा एक ब्लैक डे है, एक दुख का दिन है कि ऐसा कैसे मतलब मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना ने ये सोच लिया कि इतना कत्लेआम किया जाए। तो फाइनली 16 अगस्त को, अब देखिए दोनों तरफ अब मामला चल रहा है। इधर मुस्लिम लीग ताबड़तोड़ तरीके से सांप्रदायिक दंगे भड़का रही है, इधर जो है वो कांग्रेस सरकार बनाने पर उतारू है, और सरकार बन भी गई है, अंतरिम सरकार, जो मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ तक की पिक्चर आपके समझ में आ गई क्या? हेलो, ठोको ताली। मित्रों कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतना ही ज़्यादा मुझे बेनिफिट होगा, जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे उतना ही ज़्यादा मुझे बेनिफिट है। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जो लोग मुझसे नहीं जुड़े हैं, RAS अड्डा करके अपना टेलीग्राम चैनल है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ 2 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग मैं डेली करवा रहा हूँ, साथ ही साथ 20 MCQs में आपको डेली दे रहा हूँ। तो इतनी बढ़िया फैसिलिटी, और वो भी फ्री में। तो धीरे धीरे मित्रों अपन RS के जितने भी कोर्सेज, मैं वादा करता हूँ मित्रों, देखो टाइम तो लगेगा, लेकिन RS प्री मेंस जितने भी कोर्स हैं मैं धीरे धीरे सारे YouTube पे डाल दूंगा, ताकि एक एफोर्डेबल एजुकेशन सबको मिल सके और थोड़ा मेरा भी कल्याण हो सके। ओके मित्रों, बढ़ते हैं आगे। तो अब क्या होता है? अभी जैसा कि मैंने बताया कि संविधान सभा के इलेक्शन हुए। अब इलेक्शंस कैसे हुए थे, क्या हुआ था, उस पर अपन थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक है जी। ये टॉपिक जैसे एंड होगा, मैं इसका टेस्ट लेने वाला हूँ 50-60 क्वेश्चन का, वो लाइव लूंगा मैं रात 10 बजे। ओके आओ। तो मित्रों कैबिनेट मिशन अब आ चुका है, और कैबिनेट मिशन ने कहा कि भी संविधान सभा ऐसे तो बनेगी नहीं, इसके लिए हम इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन, अब इलेक्शन हम कैसे करवाएं साहब? हमने कहा हम बताते हैं ना, आओ तो सही, कि एक काम करो साहब फटाफट, पहले तो बताओ प्रांत कितने आपके, ब्रिटिश प्रांत? तो ब्रिटिश प्रांत है टोटल 11, रियासतें कितनी थी उस समय? 565 लगभग। तो 11 ब्रिटिश प्रांतों में और 565 देशी रियासतों में, और 4 थे उस समय केंद्र शासित प्रदेश, जिसे अपन चीफ कमिश्नरी प्रांत कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये मेंस में लिखने में बहुत काम आएगा। 11 ब्रिटिश प्रांत, 565 प्रिंसली स्टेट्स देशी रियासतें, और 4 क्या है मित्रों? 4 हैं आपके चीफ सिप, या मैं कह सकता हूं चीफ कमिश्नरी प्रांत। कौन से थे ये 4? एक तो अपन राजस्थान में, और अजमेर मेरवाड़ा आड़ो। एक था बलूचिस्तान जो अभी पाकिस्तान में है, एक था कुर्ग जो अभी कर्नाटका में है, और एक है आपका दिल्ली जो हमारी राजधानी है। तो ये याद रखना है, अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ABKD या ABDK। इन 4 में कुल मिला के भारत का मैप उस समय यही था, 11 ब्रिटिश प्रोविंस, 565 प्रिंसली स्टेट्स और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत। इनमें सब में आपको इलेक्शंस करवाने हैं, लेकिन ध्यान रखना, अब आपसे पूछें क्या इन सब में इलेक्शंस हुए थे? 11 प्रांतों में, 565 देशी रियासतों में और 4 प्रिंसली चीफ कमिश्नरी प्रांतों में, तो आप कहोगे नहीं सर, प्रिंसली स्टेट्स में इलेक्शंस नहीं हुए थे, देशी रियासतों में संविधान सभा के चुनाव नहीं हुए थे। तो फिर चुनाव किस पर हुए थे? लेकिन उससे पहले एक चीज सुने, क्या चुनाव में
कोई सीटों का क्राइटेरिया था? बिल्कुल था। ये ध्यान रखना मित्रों, ये लाइन इसको रट लीजिए। 10 लाख की जनसंख्या पर लगभग 1 सीट आवंटित की गई थी। कितना? 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का आवंटन वहां पर किया गया था। और ये जो सीटें थी, ये 3 ग्रुप्स, 3 समुदायों के बीच में उनकी जनसंख्या के आधार पर डिवाइड की गई थी। ये 3 समुदाय आखिर कौन कौन से थे? पहली थी मित्रों जनरल सीटें, दूसरी थी मुस्लिमों के लिए रिजर्व्ड सीटें, और तीसरी थी सिखों के लिए रिजर्व्ड सीटें। सिखों के लिए रिजर्व्ड सीटें। तो मित्रों, अभी 10 लाख के हिसाब से, अभी आप कहोगे हमारी संविधान सभा में शुरू में टोटल कितनी सीटें बनी मित्रों? 389। अब आपको 389 क्यों? 390 क्यों नहीं? 380 ले लेते यार, 391 कर देते। 389 क्यों? उस समय हमारी जो जनसंख्या थी मित्रों, अप्रोक्स 48 करोड़ के आसपास में, 48 या 40 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो 48 करोड़ में अगर मैं भाग दूँ, डिवाइड करूँ 10 लाख का, तो लगभग 389 सीटें निकल के आती हैं। तो इस फॉर्मूले से हमारी संविधान सभा की सीटें निकल के आई कितनी? 389। बोलो मेरे साथ, कितनी? 389। बोलो, वापस बोलो, 389, 389। वापस सुनो, कितने प्रांत थे उस समय? ब्रिटिश प्रांत 11 ब्रिटिश प्रोविंस, 565 देसी रियासतें और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत। कौन कौन से थे? 4, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग कर्नाटका, बलूचिस्तान जो अभी पाकिस्तान में है, और एक था आपका दिल्ली। इन सब में मिला मिलू करके टोटल सीटें कितनी निकल के आई? 389, 389। ये सीटें कितने लाख की जनसंख्या पर कितनी सीटें? 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट। बहुत अच्छे, आग लगा रहे हो। और मित्रों, इसके साथ साथ में ये सीटें 3 ग्रुप्स में डिवाइड की गई थी। वो कौन कौन से ग्रुप्स थे? नंबर 1 जनरल, नंबर 2 मुस्लिम, नंबर 3 सिख। यहां तक आपको याद हो चुका है। बहुत अच्छे, आओ आग लगाते हैं। अभी सुनो, जो देसी रियासतें हैं, ध्यान से समझना, देसी रियासतों में क्या इलेक्शंस हुए? क्या वहां संविधान सभा के इलेक्शंस हुए? नहीं हुए। तो देसी रियासतों में जब इलेक्शंस नहीं हुए तो इनके लिए टोटल सीटें रिजर्व थी 93। तो ये 93 सीटों पर इलेक्शंस नहीं हुए। पहले फिलहाल इतना सुन लें, 93 सीटों पर इलेक्शंस नहीं हुए। टोटल सीटें कितनी हैं? 389। अब इसको क्लासिफाई किया गया, डिवाइड किया गया कि भाई ब्रिटिश प्रांत कितने हैं? कि 11, उनको 292 सीटें दे दो, 292, याद हो जाएगा अभी। प्रिंसली स्टेट्स कितनी हैं? कि 565, उनको 93 सीटें दे दो। आप कहोगे सर ये तो गड़बड़ हो रहा है, 11 प्रांतों को आपने 292 दे दी और ये तो 565 देसी रियासतों को सिर्फ 93। अरे भाई 11 ब्रिटिश प्रांत बहुत बड़े बड़े, लगभग 90% एरिया तो यही कवर करते थे। प्रिंसली स्टेट तो छोटे मोटे हैं। तो प्रिंसली स्टेट्स को 93 सीट्स और 4 जो चीफ कमिश्नरी प्रांत बताएं उनको एक एक सीट दी गई। एक एक बोले तो टोटल कितनी सीट हो गई? 4। तो यहां तक आपके समझ में आया क्या? बोलो कितनी सीटें टोटल? 389, 389 टोटल सीटें थी हमारी संविधान सभा की। ब्रिटिश प्रांतों को कितनी मिली? 292। देसी रियासतों को कितनी मिली? 93। चीफ कमिश्नरी प्रांतों को कितनी मिली? 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत और चारों को एक एक बोले तो 4 सीटें हो गई। ठीक है, बढ़िया है। अब थोड़ा सा पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, तो मैं आपसे पूछूं, देसी रियासतों में इलेक्शंस नहीं हुए थे, तो बताओ टोटल कितनी सीटों पर इलेक्शंस हुए थे? अभी तो बताया था मैंने 5-10 मिनट पहले, कितनी सीटों पर। तो क्या सर सोचना क्या है, 292 तो ये है वाली 292 और 4 ये, टोटल कितनी सीटें हो गई? 296। इन सीटों को हमने छेड़ा ही नहीं। 296 सीटों पर, 296 सीटों पर इलेक्शंस हुए और इस इलेक्शंस के रिजल्ट बड़े तगड़े थे मित्रों। मुस्लिम लीग को, कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को
73 सीट मिली और 15 सीटें जो है मित्रों वो दूसरे लोगों को, अन्य लोगों को मिली। तो इसका मतलब कांग्रेस एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बहुत अच्छे साहब, बहुत बढ़िया। लेकिन मुस्लिम लीग, इवन दैट जो मुस्लिम लीग को आवंटित सीटें थी उन सीटों पर भी सब जगह मुस्लिम लीग जीत नहीं पाई। तो मुस्लिम लीग को बड़ा बुरा लगा कि यार हमारी सीटें भी हम खोते जा रहे हैं। तो इसलिए जो है वो मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएगी। अभी आपसे पूछें कि ये इलेक्शंस लगभग कब हुए थे, ये बातें मित्रों जुलाई 1946 की, ध्यान रखना, जुलाई 1946 की ये बातें हैं। तो यहाँ तक सब समझ में आ गया। इलेक्शंस हो चुके हैं, मुस्लिम लीग इतना कुछ खास नहीं कर पाई, कांग्रेस ज़बरदस्त खास कर पाई। रिजल्ट मैंने बता दिए, 208 सीटें, 73 सीटें मुस्लिम लीग को। अब 2 पॉइंट मैं आपके दिमाग में क्लियर करना चाहूँगा। क्या? पहली बात तो ये कि जो देसी रियासतें थी ना, जैसे अपने जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, आमेर, ये देसी रियासतें, इन देसी रियासतों ने इलेक्शंस में भाग नहीं लिया, प्रोविज़न ही नहीं था। तो फिर क्या यहाँ के सदस्य संविधान सभा में नहीं गए? भाई राजस्थान में भी इतनी देसी रियासतें थी, हम भी तो रजवाड़ी थे, क्या हमारे संविधान सभा में मिनक नहीं गए? लुगाइयाँ भी गए थे। तो फिर वो किसने भेजे थे? तो पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, इन प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा थे उन राजाओं ने नॉमिनेटेड करके मनोनीत सदस्यों को भेजा, ना कि इलेक्टेड मेंबर्स। ध्यान रखना, क्या बोला मैंने? ये बोला कि देसी रियासतों में इलेक्शंस तो नहीं हुए थे, बट उनके जो राजा जी थे ना, उन राजा ने कहा अभी कौन है, पप्पू जाओ, गप्पू तो भी जा, ऐसे पकड़ पकड़ के कि हाँ ये हमारी नज़र में अच्छे विधिवेता हैं, इनको भेजते हैं। तो प्रिंसली स्टेट्स में वहाँ के राजाओं के द्वारा सदस्यों का मनोनयन हुआ था। इस टर्म को याद रखना, मनोनयन, न कि निर्वाचन। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, एक स्टेटमेंट दूं आपको। भारतीय संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत थी, तो क्या ये सही बात है? अंशतः मनोनीत, अंशतः निर्वाचित, क्या ये सही बात है? यस या नो में आंसर दो। बिल्कुल सही बात है। यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया स्टेटमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पार्शियली इलेक्टेड एज वेल एज पार्शियली नॉमिनेटेड, ट्रू और फॉल्स? यस, एग्जैक्टली ट्रू। क्योंकि भारतीय संविधान सभा में 2 प्रकार के सदस्य थे। कौन कौन से 2 प्रकार के? कि भी जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, 296 सीटों पर तो इलेक्शंस हुए ही थे। इन 565 जो थी देसी रियासतें, इन पर मनोनीत हुए थे। तो संविधान सभा में दोनों प्रकार के सदस्य थे, निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे। अतः संविधान सभा को अंशतः निर्वाचित, अंशतः निर्वाचित और अंशतः मनोनीत माना जाता है। ध्यान रखना, ये वर्ड अगर पूछ लें प्री में तो याद रखना अपने को, बिल्कुल। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं यहाँ से आपको बताना चाहूँगा, क्या हमारी संविधान सभा वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुनी गई? मतलब क्या आम जनता ने चुनाव में भाग लिया था क्या? जैसा अभी प्रधानमंत्री के चुनाव में आप भाग लेते हो, आप सीएम के चुनाव में भाग लेते हो, तो आप कहोगे नहीं, आम चुनाव जैसे चुनाव नहीं थे। तो फिर चुनाव कैसे हुए थे? हुआ क्या मित्रों कि जो देसी राज्य थे ना, जैसे अभी आप यूं समझ लीजिए, राष्ट्रपति का चुनाव हम कैसे करते हैं? ये 4 स्टेट दे दी, ये अपने ये राजस्थान हो गया, ये हरियाणा हो गया, ये यूपी हो गया। तो हम क्या करते हैं, आम जनता यहाँ राज्य की विधायिका के सदस्यों को जनता चुनती है कि नहीं चुनती है? अभी भी तो हम ही चुनते हैं। जैसे हमारे एमएलए एमपी जो हैं, इनको हम चुनते हैं। तो राज्य विधायिकाओं से चुने गए लोग, राज्य विधायिका के सदस्यों को तो किसने चुना था? प्रत्यक्ष विधि से जनता ने चुना था। और यहाँ जो चुनकर के लोग आए जनता के द्वारा,
मान लीजिए यहाँ से 10-15 लोग आए, इनमें से ही कुछ लोग जो है वो आगे संविधान सभा में गए, तो मैं कह दूं कि जो ये लोग संविधान सभा में गए हैं, क्या इनका इलेक्शंस जनता ने किया? नहीं। क्या इनके लिए वैश्य मताधिकार का प्रयोग हुआ? नहीं, ध्यान रखना। तो फिर इनका चुनाव कैसे हुआ था? इनका चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से हुआ था। ध्यान रखना, ये पॉइंट नोट कर लेना अच्छे से। संविधान सभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली चुने नहीं गए थे, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। तो मित्रों, आई होप यहाँ तक आपको क्रिस्टल क्लियर है। और जल्द ही मित्रों मिलेंगे अपन सीईटी के बाद में अपने टेस्ट सीरीज़ में। और टेस्ट सीरीज़ मैंने बता ही दिया है, नॉमिनल फीस में आपके जितने संगी साथी हैं सबको बोल दो, मैं लेके आ रहा हूँ 100 टेस्ट। और ये सारे टेस्ट जो होंगे मित्रों एकदम नया कंटेंट है, किसी किताब में वो सवाल नहीं मिलेंगे, क्योंकि सवाल मैंने खुद ने बनाए हैं। और दूसरा, जो टेस्ट सीरीज मेरी चलेगी उससे रिलेटेड टॉपिक पहले यूट्यूब पे एक दिन पहले आपको पढ़ा दिया जाएगा। वृहद स्तर पर काम होगा, यूट्यूब पर एक दिन पहले वही चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी और दूसरे दिन आपको उसका टेस्ट देना है। वापस दूसरे दिन वो पढ़ाया जाएगा दिन में और रात को आपको उसका टेस्ट देना है। ऐसे करके पूरे सिलेबस को मैंने 100 पॉइंट में बांटा है और इसके लिए 100 टेस्ट भी डिज़ाइन किए हैं। तो टेस्ट भी होते जाएंगे और सिलेबस भी होता जाएगा। क्यों, मज़ा नहीं आएगा क्या फिर? और इस टेस्ट सीरीज़ की कीमत मेरे हिसाब से मुझे रखनी चाहिए 70 से 80 हज़ार, लेकिन मित्रों कीमत सिर्फ और सिर्फ, क्या बोलूँ मैं, नॉमिनल चिना मूंगफलियों के दाम में आपको मिलेगी। जब आएगी तभी बताऊंगा, अभी नहीं। ओके मित्रों, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी वेरी लवली नाइट, गुड नाइट।